नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 31 मई 2020 और स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहले इम्पोर्टेंट आर्टिकल एशियन कोयल के बारे में है। एशियन कोयल जो है ये देखो पुडुचेरी की स्टेट बर्ड है, लेकिन अभी हाल ही में देखा गया है दिल्ली एनसीआर के इलाकों में भी ब्रीडिंग कर रही है ये एशियन कोयल। आयुष्मान के रेड लिस्ट के हिसाब से देखें ये लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में आती है। घर कहाँ कहाँ पर है, मतलब कहाँ कहाँ की मूल निवासी हैं एशियन कोयल? इंडियन सब कॉन्टिनेंट, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डिस्कस करें। देखो कोयल की जो ये बाकी स्पीसीज़ हैं जैसे पैसिफिक कोयल्स, ब्लैक बिल्ड कोयल्स और इंडियन कुकूज, ये सब एशियन कोयल की सब स्पीसीज़ हैं। आप यूँ मान लीजिए अगर ये एशियन कोयल है तो इसके अंदर ये सारी स्पीसीज़ आती हैं, इंडियन कुकूज, ब्लैक बिल्ड कोयल्स और पैसिफिक कोयल्स। एशियन कोयल भी देखो बाकी कोयल्स की तरह ब्रूड पैरासाइट हैं। ब्रूड पैरासाइट देखो वो पक्षी होते हैं जो दूसरों के घोंसले में अपने अंडे देते हैं। जैसे देखो कोयल जो है, कोयल के बारे में कहा जाता है ये क्रो के घोंसले में अपने अंडे देती हैं और बाद में क्रो जो है उन कोयल के बच्चों को बड़ा करते हैं। तो इस चीज़ को कहा जाता है ब्रूड पैरासाइट। की फीचर्स की बात करें, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब ये है जब एक ही स्पीसीज़ के अलग अलग सेक्स में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिले। फॉर एग्जांपल कोयल में जो मेल हैं उनकी बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे और जो फीमेल हैं उनकी बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे। तो इस चीज़ को कहा जाता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। स्पेसिफिकली बात करें एशियन कोयल की, जो मेल्स होते हैं उनका कलर जनरली चमकदार काला होता है और काले रंग के ऊपर हरे रंग की एक चमक देखने को मिलती है। फीमेल की बात करें, फीमेल देखो भूरे रंग की होती हैं और पंखों पर सफ़ेद रंग की डॉट्स देखने को मिलती हैं। इसके अलावा सर पर और गले पर धारियाँ देखने को मिलती हैं, लकीरें देखने को मिलती हैं। लास्ट में देखो एक और चीज़ है, लेकिन मतलब एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है। बर्ड्स के वर्ल्ड में मेल जो हैं वो जनरली ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं फीमेल के, क्योंकि मेल्स फीमेल को अट्रैक्ट करते हैं ब्रीडिंग के लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये WHO फाउंडेशन के बारे में है। देखो फिलहाल कोविड-19 की महामारी की सिचुएशन में WHO के रोल पर बहुत सारे देशों ने सवाल उठाए। इवन USA के राष्ट्रपति ने तो साफ साफ ये डिक्लेयर कर दिया हम फंडिंग नहीं देने वाले हैं WHO को, और बाकी कई देशों ने दबी जुबान में ये कहा कि WHO ने अपना रोल ठीक से प्ले नहीं किया, इसलिए आने वाले समय में हम WHO को दी जाने वाली फंडिंग को कम करेंगे। लेकिन अगर WHO को कम फंडिंग मिलेगी, एक तो WHO ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस को ठीक से एड्रेस नहीं कर पाएगा, दूसरा ट्रिपल बिलियन गोल्स को भी अचीव नहीं कर पाएगा। ट्रिपल बिलियन गोल्स के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल WHO फाउंडेशन की ही बात करते हैं। तो इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए WHO ने एक फाउंडेशन का निर्माण किया है, WHO फाउंडेशन। वैसे देखो ये जो WHO फाउंडेशन है ये पूरी तरह से लीगली इंडिपेंडेंट है WHO से, यानी कानूनी तौर पर ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़ी हुई है। इसे इस्टेब्लिश किया गया है लॉज ऑफ स्विट्जरलैंड के अंतर्गत। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन का काम ये होगा WHO के लिए फंड्स को फैसिलिटेट करना, WHO के लिए फंड्स का जुगाड़ करना। ट्रेडिशनली देखो WHO को जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया, USA, ये पैसा देते हैं WHO को ताकि WHO अपना काम चला सके। लेकिन अब डोनर बेस को एक्सपेंड किया गया है इस WHO फाउंडेशन को इस्टेब्लिश करके। अब ये फाउंडेशन क्या करेगी, ये इंडिविजुअल्स से भी पैसा लेगी, मतलब आप भी डोनेट कर सकते हो इस फाउंडेशन को और आपका पैसा फिर जाएगा WHO के पास ताकि वो उसका इस्तेमाल कर सकें। बीच में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फैसिलिटेटर का काम करेगी, ना सिर्फ इंडिविजुअल्स बल्कि कॉरपोरेट ग्रुप्स, NGOs, कोई भी पैसा देना चाहता है WHO को तो वो इस फाउंडेशन को दे सकता है और ये फाउंडेशन फर्दर उस पैसों को देगी WHO को। समझ गए? हेडक्वार्टर कहाँ पे है इस WHO फाउंडेशन का? हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। लास्ट में ट्रिपल बिलियन गोल्स की बात करें, देखो WHO ने अपना
5 साल का एक स्ट्रेटेजिक प्लान अनाउंस किया था और उस प्लान में इन ट्रिपल बिलियन गोल्स की बात की गई थी। 3 गोल हैं। पहला गोल ये है 2023 से पहले 1 बिलियन और ज़्यादा लोगों को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करना। दूसरा गोल ये है 2023 से पहले 1 बिलियन और ज़्यादा लोगों को हेल्थ इमरजेंसी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। सबसे लास्ट में तीसरा गोल ये है 2023 से पहले ये इंश्योर करना 1 बिलियन एक्स्ट्रा जो लोग हैं उनकी हेल्थ बेटर हो, उनकी वेलबींग को सुनिश्चित करना। तो ये WHO के ट्रिपल बिलियन गोल हैं। यूपीएससी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकती है कि ट्रिपल बिलियन गोल हाल ही में न्यूज़ में थे, किससे संबंधित हैं? हेल्थ से संबंधित हैं, चाइल्ड मैरिज से संबंधित हैं, या फिर किसी सोसाइटी की और एविल से संबंधित हैं, या फिर इशू से संबंधित हैं। इवन ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछा जा सकता है कि ट्रिपल बिलियन गोल कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित हैं, तो आंसर होगा WHO। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के बारे में है। हाल ही में इंडिया और ब्राज़ील की 2 वुमेन पीस कीपर्स को संयुक्त रूप से ये अवार्ड दिया गया 2019 के लिए। देखो, ये अवार्ड स्टार्ट हुआ था 2016 में। किनको ये अवार्ड दिया जाता है? वो इंडिविजुअल मिलिट्री पीस कीपर्स जो UN सिक्योरिटी रेजोल्यूशन 1325 से, ये रेजोल्यूशन है वुमेन पीस सिक्योरिटी इन सब इश्यूज़ पर। तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के इस रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने में जो इंडिविजुअल पीस कीपर्स अच्छा रोल प्ले करते हैं, उनके रोल को रिकॉग्नाइज करने के लिए उन इंडिविजुअल पीस कीपर्स को ये अवार्ड दिया जाता है मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। देखो, मैं सिंपल आपको बताता हूँ। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल से रेजोल्यूशन पास होने के बाद पर्टिकुलर देश में पीस कीपिंग फोर्स भेजी जाती है शांति स्थापित करने के लिए। अब यूनाइटेड नेशन की तो अपनी कोई फोर्स है नहीं, विभिन्न देश अपने अपने ट्रूप्स को कंट्रीब्यूट करते हैं इस पीस कीपिंग मिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो जिन इंडिविजुअल पीस कीपर्स ने अच्छा काम किया इस रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने में, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी रेजोल्यूशन 1325 से, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार ये अवार्ड संयुक्त रूप से 2 पीस कीपर्स को दिया गया है। इंडिया की तरफ से मेजर सुमन गावनी और एक ब्राज़ील की भी पीस कीपर हैं जिनका नाम है कमांडर कार्ला मोंटीरो डी कास्ट्रो अराउजो। ये ब्राज़ील की नेवल ऑफिसर हैं। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से इस बार का अवार्ड दिया गया है। ये देखो, पहली बार है कि जॉइंटली ये अवार्ड दिया गया हो, अदरवाइज तो किसी एक ही पर्सन को ये अवार्ड दिया जाता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल सुपर मशरूम कोर्डिसेप्स मिलिट्रीज के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? यूनिवर्सिटी ऑफ असम के द्वारा एक फंगल पाउडर डेवलप किया गया है जिसकी सहायता से बॉडी की जो इम्यून पावर है डिजीज से लड़ने की, उसे बूस्ट किया जा सकता है। हम बात करें कैसे इस फंगल पाउडर को डेवलप किया गया है। देखो, सुपर मशरूम जिसे कोर्डिसेप्स मिलिट्रीज भी कहा जाता है, इससे ये फंगल पाउडर डेवलप किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ असम के द्वारा। हम बात करें कोर्डिसेप्स का क्या मतलब होता है। कोर्डिसेप्स देखो, फंगस पैरासाइटिक है इंसेक्ट्स के ऊपर। पैरासाइट का मतलब बताइए क्या होता है? पैरासाइट का मतलब ये होता है वो ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहते हैं या फिर उनके अंदर रहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहते हैं उनसे ही न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, मतलब उनकी कीमत पर न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से वो न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं कि होस्ट को नुकसान होता है। आप सिंपल देखो, वायरस का ही एग्जाम्पल मान लीजिए। वायरस हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, बॉडी की कीमत पर अपने आप को सर्वाइव करते हैं, डबल करते जाते हैं, अपनी संख्या को इंक्रीज करते हैं। या फिर काफ़ी सारे ऐसे मच्छर या फिर इंसेक्ट्स होते हैं जो खून चूसते हैं। तो काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं पैरासाइट के। तो ये जो कोर्डिसेप्स हैं ये फंगस पैरासाइट हैं इंसेक्ट्स के ऊपर, और इसी का पाउडर बनाया गया है बॉडी की इम्यून पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। -80 डिग्री सेल्सियस पर इस कोर्डिसेप्स मिलिट्रीज को फ्रीज किया गया, उसके बाद ड्राई किया गया और ये फंगस पाउडर डेवलप किया गया।
ये जो सुपर मशरूम है जिसे कोडिसेप्स मिलिट्रीज कहा जाता है, जिसकी सहायता से ये फंगस पाउडर बनाया गया है। सुपर मशरूम के बारे में देखो कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल होता है एज के इम्पैक्ट को कम करने के लिए, वायरस के इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, एनर्जी प्राप्त करने के लिए, बॉडी की इम्यून पावर को बूस्ट करने के लिए। आसानी से मिलता नहीं है नेचुरल कोडिसेप्स, और अगर ये ड्राई फॉर्म में हो तो इसकी कीमत 8 लाख रुपए 1 किलोग्राम तक पहुंच जाती है। मतलब लेना हो ड्राई फॉर्म में तो 8 लाख रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे 1 किलोग्राम खरीदने के लिए। इसके बाद लास्ट हमारा आर्टिकल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? देखो पहले एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यानी CIPET। इस इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर अब रख दिया गया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। हम बात करें CIPET के बारे में, देखो बदले हुए नाम को रजिस्टर किया गया है तमिलनाडु सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1975 में। इस इंस्टीट्यूट को पहले इस्टेब्लिश किया गया था 1968 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा UNDP की सहायता से। कहाँ पर था ये पुराने वाला इंस्टीट्यूट? ये था चेन्नई में, लेकिन अब नाम चेंज हो चुका है। नया जो इंस्टीट्यूट है वो अहमदाबाद गुजरात में है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी? ये देखो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के अंतर्गत आता है। प्राइमरी एम क्या है? प्राइमरी एम ये है एजुकेशन और रिसर्च के कंबाइंड प्रोग्राम की सहायता से प्लास्टिक इंडस्ट्री को ग्रोथ की तरफ लेकर जाना। पहले देखो इंस्टीट्यूट फोकस किया करता था सिर्फ प्लास्टिक्स पर, लेकिन अब पूरे पेट्रोकेमिकल सेक्टर के द्वारा फोकस किया जा सकेगा। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा फोकस होगा स्किलिंग पर, रिसर्च पर, एकेडमिक्स पर, इन सब चीज़ों पर, ताकि पेट्रोकेमिकल्स सेक्टर को ग्रोथ के रास्ते पर ले जाया जा सके। अब लास्ट में जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। 4 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने। इन चारों स्टेटमेंट्स को आप ध्यान से पढ़ लीजिए और मन में सोच लीजिए आपके हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। बताइए पहली स्टेटमेंट आपके हिसाब से सही है या गलत है? मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड इज गिवन बाय G20। बिल्कुल भी नहीं। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है इंडिविजुअल पीस कीपर्स को। दूसरे नंबर पर WHO फाउंडेशन, ये इंडिपेंडेंट ग्रांट मेकिंग एंटिटी है जो कि WHO के एफर्ट्स को सपोर्ट करेगी और ये लीगली WHO से इंडिपेंडेंट है। ये पूरी स्टेटमेंट सही है। WHO को फंडिंग की कमी है, तो डोनर बेस को इंक्रीज करने के लिए ये फाउंडेशन इस्टेब्लिश की गई है और ये लॉज ऑफ स्विट्ज़रलैंड के तहत इस्टेब्लिश की गई है। WHO से लीगली अलग है। नेक्स्ट, एशियन कोयल, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया में मिलती है और आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इंडेंजर कैटेगरी में आती है। गलत। लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आती है एशियन कोयल। सबसे लास्ट में सुपर मशरूम कोडिसेप्स मिलिट्रीज, ये एक फंगस पैरासाइट है इंसेक्ट्स के ऊपर और इसका इस्तेमाल किया जा सकता है बॉडी की इम्यून पावर को इंक्रीज करने के लिए। ये स्टेटमेंट सही है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।